Okay, so hello everyone, welcome you all to this channel SRP Maths। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑफ द फार्मूला, ऑल द इम्पोर्टेंट फार्मूला जो भी है जेई के लिए, बोर्ड के लिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो देखते हैं कितना वीडियो बना पाते हैं। ये हमारे पास मास्टर वीडियो होगा जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आपका जो जेई का एग्ज़ाम हो या WBJE हो या कोई भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या बोर्ड का एग्ज़ाम, किसी भी बोर्ड, CBSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड, आप उठा के देख लीजिए, तो सबका सिलेबस इससे हमारे पास मैच होगा। तो काफ़ी अच्छे से इसको देखना है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधा, कोई भी हम डिले नहीं करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले विल स्टार्ट द वीडियोज़। तो अभी हम इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला सब स्ट्रेट लाइन से शुरू कर रहे हैं। सो फर्स्ट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ध्यान से बेटा, आप चाहो तो फार्मूला कॉपी बना लो, मेरे साथ साथ नोट्स बना लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फार्मूला कॉपी रहेगा ना, तो आप कोई भी एग्जाम जब दोगे तो उसको रिवाइज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प होता है। तो इसमें सबसे पहला हम डिस्कशन करने वाले हैं किसका सर? स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होता क्या है हमारे पास? तो ये सब जानते हो आप कि द लोकस, बोल सकते हो ऐसे, द लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट satisfy, that satisfy the equation, linear equation you can say, in two variable. So linear equation ax plus by प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो वो सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे कि वो अगर सारे पॉइंट का कलेक्शन कर ले तो दैट विल फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। वेरी क्विकली, इसमें हम जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या जानते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वी ऑल नो दैट, यहाँ पे सर तो बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सर x है, here we have x dash, this is our y and this is our y dash। मतलब कि वी हैव टू, वन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, वन वर्टिकल नंबर लाइन, दोनों को हम प्लेस करते हैं। तो जहाँ पे कट करता है दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन, या ओ या जीरो, दिस इज ऑरिजिन, दिस इज द पॉइंट आवर ऑरिजिन। इस साइड वाले को हम लोग होता है पॉजिटिव एक्सिस, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लाइक वाइज। इधर वाले -1 -2, ऐसे ऊपर वाले को 1 2 और नीचे वाले को -1, ऐसे चलते रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। जैसे कोई भी हम पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट पी, जिसका जो फर्स्ट वैल्यू हम एक्स क्वाड्रेंट लिखते हैं, फिर बीच में कॉमा देंगे, फिर सेकंड वैल्यू को हम लोग वाई क्वाड्रेंट लिखते हैं, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा सर? तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, वाई का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव से आएगा, वाई हमारा नेगेटिव से आएगा। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, लेट अस सपोज हियर वी हैव एक्स एंड वाई, है ना, और मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे दूँ, मान लो पी कोई पॉइंट है, अल्फा कोमा बीटा। तो इस अल्फा कोमा बीटा का मतलब क्या है कि आप जो है एक्स का वैल्यू अल्फा है, मतलब आप एक्स के लॉन्ग पहले आप अल्फा चल लो। हमने क्या किया, यहाँ से ये अल्फा हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अल्फा चलने के बाद आप क्या करो, पैरेलल टू वाई एक्सिस आप बीटा चलो, क्योंकि आपको बीटा तक पहुंचना है। तो ये हमने क्या किया, पैरेलल टू वाई एक्सिस बीटा चल लिया, तो वी गॉट दिस पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट दिया गया, उसका मतलब हमारे पास इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन आ रहा है क्या ये? एक मिनट, क्वेश्चन आर देयर, एक मिनट रुकिए।
ओके हाँ, सो ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो हमने कोऑर्डिनेट के बारे में देख लिया, ठीक है ना। उसमें मेरे ख्याल से वो बेसिक सा चीज़ है, सबको आता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। पहला हमारे पास होता है यहाँ पे क्या, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हम सबको आता है। सिंपली क्या करते हैं डिस्टेंस फार्मूला में सर, तो हमारे पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट मान लीजिए आप, ए हैविंग कोऑर्डिनेट समथिंग x1, y1, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट मैं दे दूँ बी हैविंग कोऑर्डिनेट लेटर सपोज टू बी x2, y2, तो दोनों के जो बीच का डिस्टेंस को हम ए बी बोल रहे हैं। तो ए बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। या सिंपली आप लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट। इस तरीके से हमारे पास का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकल के आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें हमारे पास क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या था अपने पास, याद करिए। अगर यहाँ पे सर कोई भी दो पॉइंट दे दिया आपको सेम तरीके से x1, y1, और एक पॉइंट बी आ रहा है हमारे पास x2, y2। सेक्शन फार्मूला में दो था, एक तो हमारे पास इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, एंड दूसरा अपने पास क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कोई पॉइंट P जो है वो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो m को इधर भेज देते हैं और n को इधर बुला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P डिवाइडिंग इन द रेशियो m/n, तो जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई में m प्लस n। इस तरीके से हम इंटरनल डिवीजन का कोऑर्डिनेट का पॉइंट निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर देखें हम सेकंड, हमारे पास इसका पार्ट होगा क्या, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास पॉइंट ए एंड बी यहाँ पे है, दिस इज द x1, y1, बी पॉइंट अपने पास यहाँ पे है x2, y2। अब इस बार जो पॉइंट P है ना वो कहीं बाहर चला गया है, यहाँ चला गया, तो यहाँ पे पॉइंट P डिवाइड्स एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n। अच्छा, और इसको लिखने का तरीका होता सिंपली हम लिख देता -m/n। तो माइनस का मतलब अगर एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तब हमारे पास नेगेटिव लगाएंगे, अगर एक्सटर्नल वर्ड यूज कर रहे हैं तब हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर m, एंड ये जो वैल्यू है अपने पास, ये हमारा किसका वैल्यू है सर, n का वैल्यू है। सर ये हमारा वैल्यू n का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो एक वैल्यू को जैसे n को हम माइनस में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास m x2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P भी आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, ये मिड पॉइंट फार्मूला में क्या है बेटा अपने पास, ध्यान दो। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई दो पॉइंट दे दे,
x1 कॉमा y1 और यहाँ पे दे दे b x2 कॉमा y2। फिर बोल रहे हैं कि ये दोनों का जो बीच का पॉइंट है, यहाँ पे जो p है ना वो मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट, मतलब बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का सिंपली होता है क्या कि दोनों को हम एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि हो जाएगा सर x1 प्लस x2 बाई 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो डायरेक्ट हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला निकल के उसका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। और तो हाँ जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहले तो, ठीक है। तो ट्रायंगल में हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट सेंटर इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल्स। तो ऐसे अगर आप देखने जाओगे ना तो हमारे पास ट्रायंगल में बहुत सारे सेंटर्स हैं। अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको मोर देन 50 या मोर देन 100 के अप्रॉक्स आपको सेंटर्स मिलेंगे। बट हमारा सिलेबस में जो पढ़ना है जनरली हम लोगों को 5 ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, अर्थो सेंटर, है ना। तो फर्स्ट वन इज द वी कॉल एज द अर्थो सेंटर, अर्थो सेंटर, इसको हम लोग एच से दिखाते हैं जनरली। क्या होता है सर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पीओआई का मतलब हम लिखेंगे क्या, आगे से जब भी यूज करूंगा तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। यानी कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, अल्टीट्यूड तो हम सब लोग जानते हैं, किसी भी एक वर्टिसेस से दूसरे साइड पे जो हम 90 डिग्री बनाएंगे दैट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। जैसे यहाँ पे सर हमने ये बना दिया, मान लो ए, इसको डी मान लो। सिमिलरली यहाँ से आपने 90 बना दिया इसके ऊपर, ये वाला 90 डिग्री है, इसको ई मान लो। और आपने यहाँ से 90 डिग्री बना दिया इसके ऊपर, इसको आप एफ मान लो। तो ये जो अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। दिस इज द ऑर्थो सेंटर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एच। जब भी हमको ऑर्थो सेंटर का इक्वेशन निकालना होगा, एक पॉइंट निकालना होगा, तो अल्टीट्यूड का हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे ऑर्थो सेंटर को, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आता है, सेकेंड वन इज द सेंट्रोइड। अच्छा, ऑर्थो सेंटर जो है इसका निकालने का फॉर्मूला भी है, बट वो फॉर्मूला एक्चुअली उतना यूज होता नहीं है, तो फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। तो ऑर्थो सेंटर को लिखने का जो फॉर्मूला है एक्चुअली ना, किसी भी ट्रायंगल में एच का निकालने का फॉर्मूला दैट इज x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाय, नीचे में होता है अपने पास tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये एंगल आता है ना। सिमिलर तरीके से y के लिए, तो इसको मैं y के लिए सिग्मा का फॉर्मूला देता हूँ, आपको पता होगा, सिग्मा ऑफ y1 tan a लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ tan a लिख दिया। तो दिस इज नॉट c ओनली, दिस इज tan c, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, निकालने का तरीका इसका क्या हो गया, सिग्मा ऑफ यहाँ पे सिग्मा ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ tan a, ठीक है। सेकेंड अपने पास है इसके बाद इन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन सेंटर के बारे में थोड़ा सा। इन सेंटर हम लोग आई से दिखाते हैं, दैट इज आई। ये क्या होता है सर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इसको भी डायग्राम में देखते हैं कि कैसे इसका डायग्राम हम बना पाएंगे। देखिए, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ना,
इसका हो गया इंटरनल एंगल, इसका इंटरनल एंगल इधर में मान लेते हैं। तो इसका हमने बाइसेक्टर बनाया, फिर इसका बाइसेक्टर बनाया, ये बाइसेक्टर है ना, ऐसे करके दिखा देते हैं। और ये हमारे पास थर्ड एंगल है, इसका भी हमने बाइसेक्टर बनाया ऐसे। तो ये जहाँ पे कट किया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड आई, इन सेंटर। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इस पॉइंट का खास बात क्या है कि अगर हम इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए और ये तीनों साइड को टच कराते हुए ना, वी कैन फॉर्म अ सर्कल। तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा जो इसको सेंटर होगा अपने पास, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर जाएगा दैट इज द रेडियस। ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन रेडियस। इसको बोलते हैं क्या, आर को बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है नहीं, अगर हमारे पास ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है, तो इस तरीके से हमारे पास इन सेंटर निकल के आ जाता है। अच्छा, इन सेंटर का भी एक फॉर्मूला है अपने पास, जो कि उतना यूजफुल तो नहीं है, बस बट नोट करके रखते हैं हम लोग। सर्कम सेंटर, इन सेंटर कैसे निकालेंगे सर, देखो ध्यान से। तो अच्छा, ये अगर ए है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है ना, ए वाला, ये हो जाता है हमारे पास ए। अगर ए बी था तो इसका जो ए लेंथ है स्मॉल बी, और ये सी अगर एंगल था तो इसके सामने वाला को जाता है हमारा स्मॉल सी। तो ध्यान रखिएगा, जो आई का जो कोऑर्डिनेट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। a1, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम x1 y1, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम लोग x3 y3। तो आता है a1 x1 प्लस, ठीक है ना, b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस ए वन नहीं है, ए है ओनली, ठीक है। सिमिलरली y के लिए हो जाएगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ऐसे। या इसको हम सिग्मा का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, सिग्मा ऑफ ए एक्स आई बाई सिग्मा ऑफ ए, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा ऑफ ए वाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ ए। तो इस तरीके से हमारे पास इसका इन सेंटर का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, एक एक्स सेंटर, है ना। ये क्या होता है सर, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। इसका ध्यान रखिएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल, वन एक्सटर्नल एंगल, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पे टू लिख लो ना, टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मतलब इसमें हमारे पास दो होगा एक्सटर्नल एंगल और एक हम लेते हैं इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर। तो इसका पहले डायग्राम को समझते हैं हम लोग, देखिए। सो यहाँ पे हमारे पास दिस इज अ ट्रायंगल, वी हैव बेटा सब कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे। तो अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो दिस विल फॉर्म इट्स एक्सटर्नल एंगल। इसको भी अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें लाइक दिस, तो दिस विल बी इट्स एक्सटर्नल एंगल। तो क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि दो तो अपने पास एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर उठाएंगे यहाँ से, और एक मान लीजिए यहाँ से आपने उठा लिया ऐसे, और एक जो इसका इंटरनल एंगल है इसका बाइसेक्टर आएगा ऊपर से, लाइक वाइज दिस, ऐसे। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट एक्स सेंटर। इसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर इसको आप सेंटर मान के अगर आप सर्कल बनाओगे ना, तो एक ऐसा सर्कल बन जाएगा आपका जो एक ट्रायंगल के तीनों साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा होगा, लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसे। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया एक्स सेंटर। तो दिस इज द एक्स सेंटर, एक्स सेंटर।
तो आप देख सकते हो लाइक वाइज हेयर 3x सेंटर भी पॉसिबल। अगर हम इसको आगे ऐसे बढ़ा लेंगे, है ना, और इसको ऐसे आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे भी एक बन जाएगा ऐसे ऐसे करके। फिर इसका इंटरनल बाइसेक्टर ले लेंगे और इसका उठा लेंगे और एक इसका उठा लेंगे, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। सिमिलर तरीके से इधर भी एक बन जाएगा अपने पास। अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ से और चला जाएगा यहाँ से, एक इसका बाइसेक्टर उठाओगे, एक इसका उठाओगे और फिर इसका उठाओगे, तो तीनों जो कट करेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, I3 बन जाएगा। इस पॉइंट को आप A मान लो, इस पॉइंट को आपने B मान लिया है, इस पॉइंट को आपने C मान लिया है। जो प्रीवियस डायग्राम में था वो सब हमने यहाँ पे भी माना है। तो यहाँ पे भी सेम तरह से 3 सर्कल बन जाएंगे, एक I2 को सेंटर मान के और एक I3 को सेंटर मान के हम सर्कल बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर जो होगा, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ I1, I2, I3 कैसे निकालेंगे सर। तो पहले I1 को देख लेते हैं। I1 के सामने में कौन है अपने पास, ए वाला साइड A है ना, ए B है तो इसके सामने वाला B है और इसी के सामने C है। तो जिस पे टच कर रहा है ना उसको आप नेगेटिव ले लेना, यानी कि यहाँ पे हमारे पास A हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे -A(x1) प्लस B(x2) प्लस C(x3) होल डिवाइडेड बाय नीचे पे आ जाएगा -A प्लस B प्लस C। सिमिलर तरीके से y में देख लो, दैट इज -A इंटू y1 प्लस B इंटू y2 प्लस C इंटू y3 होल डिवाइडेड बाय -A प्लस B प्लस C। सिमिलरली अगर मुझे I2 निकालना होगा तो इसको टच करेगा तो हो जाएगा अपने पास AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 होल डिवाइडेड बाय व्हाट, A माइनस B प्लस C। यहाँ पे भी हो जाएगा A y1 माइनस B y2 प्लस C y3 होल डिवाइडेड बाय A माइनस B प्लस C। ओके, और अगर यहाँ पे बात किया जाए I3 के लिए तो हो जाएगा A x1 प्लस B x2 माइनस C x3 होल डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस C। और यहाँ भी क्या हो जाएगा A y1 प्लस B y2 माइनस C y3 होल डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस C। तो इस तरीके से हम इसका सारा सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एक्स सेंटर के बारे में आ गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा पास इन सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हमने कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रॉइड का, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेंट्रॉइड एंड सर्कम, दो चीज बच गया है। तो फोर्थ कर लेते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड 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 को ही हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए, बहुत क्वेश्चन आता है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियंस। तो जो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रॉइड। जैसे ए हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, ए बी सी, ए बी सी। तो मीडियंस क्या होता है, इसका बेस पॉइंट मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। तो यहाँ से आपने उठाया, इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, यहाँ से उठाया, इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, और यहाँ से उठाया आपने इसका मिड पॉइंट को लेटर सपोज ऐसे ज्वाइन किया। तो ये जहाँ पे कट किया दैट इज द जी, वो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, जी। और जी का मतलब क्या हो गया अपने पास, सेंट्रॉइड, है ना। तो जी हमारे पास क्या है, सेंट्रॉइड है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर सेंट्रॉइड का पॉइंट, दिस इज आवर सेंट्रॉइड का पॉइंट, ध्यान रखना। यहाँ पे हमारे पास AD हो गया, BE हो गया, एंड चलो CF मान लेते हैं। तो ये सब मीडियन है, AD हो गया चाहे BE हो गया या CF हो गया, आर द मीडियंस ऑफ दिस ट्रायंगल, आर द मीडियंस। ओके, अच्छा सर, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि
जो सेंट्रॉइड होता है ना, तो इसको कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो ये सब सेम ही है। इसको हमने x1 y1 माना है, तो अदर जो भी चीज़ें हैं सब ट्रायंगल में सेम ही मान रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास इतना आ गया। तो जो जी का कोऑर्डिनेट हो जाता है सिंपली एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है, एंड y कोऑर्डिनेट आ जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी क्या हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी का अपने पास वैल्यू निकल के इस तरीके से आ जाता है। खास बात हमें क्या बोलना चाहे यहाँ पे कि जो जी है डिवाइड्स मीडियन in the ratio 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अपने पास कि AG डिवाइडेड बाई GD इज सेम एज BG डिवाइडेड बाई GE इज सेम एज CG डिवाइडेड बाई GF एंड सेम एज 2/1। तो ये हमारे पास मीडियन का ये प्रॉपर्टी निकल के आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, सरकम सेंटर की तरफ। सरकम सेंटर, ठीक है। तो इसको हम लोग ओ से दिखा सकते हैं या सी से दिखाते हैं, जनरली सी से ही दिखाते हैं ना, ओ से, क्योंकि कई बार ओ को हम लोग उसमें ऑर्थो सेंटर में यूज कर लेते हैं। तो ये होता है अपने पास क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। जैसे दिस इज अ ट्रायंगल इफ वी हैव, साइड इसका हो गया ए बी सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उठाया, ये मान लो डी, इसका बीच पॉइंट, इसका मिड पॉइंट से डिवाइड हुआ है। सिमिलरली आप मान लो यहाँ पे ई, ई भी क्या हुआ है सर, तो इसकी मिड पॉइंट है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप मान लीजिए यहाँ पे एफ, एफ भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो पॉइंट आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी, दैट इज व्हाट, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, इसका खास बात क्या है कि अगर आप इसको सेंटर मानोगे ना, तो आप यहाँ से एक सर्कल बना सकते हो जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर निकलेगा, और जो ए वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड द सर्कम रेडियस, कैपिटल आर इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। तो अगर मुझे कभी भी सर्कम सेंटर निकालने के लिए बोले तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसलिए फॉर्मूला भी है, बट वो फॉर्मूला यूजफुल है नहीं, क्योंकि वो बस थ्योरी को पूरा करने के लिए दिया गया है। ऐसे मैं लिख देता हूँ, देखिए। तो जो सर्कम सेंटर का जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू वही सेम x1 इंटू यहाँ पे साइन 2a हो जाता है, प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस x3 इंटू साइन 2c, और नीचे में अपने पास आ जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस में साइन 2c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अब चाहो तो लिख लो, तो उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा ऑफ हो जाएगा yi साइन 2a डिवाइडेड बाय नीचे में भी सिग्मा ऑफ साइन 2a। तो ये yi का मतलब हो गया y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c डिवाइडेड बाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो इस तरीके से हम इसका सारे वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ ही रहा होगा ये सब चीज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अच्छा, कोलिनिटी ऑफ पॉइंट भी आगे प्रूफ करने के लिए आता है, वो यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक कोई ट्रायंगल दे रखा है, मान लीजिए आप इस तरीके से, ठीक है। इसका एक कोऑर्डिनेट दे दिया आपको x1, y1, b कोऑर्डिनेट इज गिवन टू अस x2, y2, c कोऑर्डिनेट इज गिवन टू अस एज x3, y3, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल अगर हम बात करें ABC का,
दैट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2 है ना। फॉर्मूला अगर क्लास 10th में पढ़े थे हम लोगों ने, x1 कर लेंगे सर तो y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस में x2 को लेंगे सर तो ये आ जाता था अपने पास कितना, y3 माइनस y1, और जब x3 को लिखेंगे सर तो हो जाएगा y1 माइनस y2। इस तरीके से एक फार्मूला था, साथ में मॉड डाल देते थे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। या इसी चीज़ को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका भी अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे साथ में मॉड डाल लेना, दिस इज द मॉड के लिए जाने, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है और वो डिटर्मिनेंट के लिए है। ये मॉड है और ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अच्छा, डिटर्मिनेंट के बच्चों को भी समझ में नहीं आता होगा, तो ऐसे तो मैं ये फार्मूला को भी बना रहा हूँ ना, तो इसमें आना चाहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ऊपर से कर लो। अच्छा, एक और एरिया ऑफ एनी पॉलीगन के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो भी लिख लीजिए आप। एरिया ऑफ एनी कन्वेक्स पॉलीगन, तो हमारे पास कोई भी कन्वेक्स पॉलीगन है उसके लिए एरिया हम कैसे, जैसे मान लो अपने पास ऐसे 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 कुछ भी हो गया अपने पास, इस तरीके से आपने कोई एरिया, कोई भी शेप है, ये है अपने पास x1 y1। अच्छा, ट्रायंगल का भी इसी में आ जाएगा, तो इसमें हम सब कुछ निकाल सकते हैं। x2 y2, ये मान लीजिए आप x3 y3 डॉट डॉट, ये भी एक पॉइंट लेगा, एक ए हो जाएगा, एक ऐसे ऐसे करके हम सारे पॉइंट को लिखते लिखते मान लो यहाँ पे xn y1 आ गया। तो लिखने का तरीका सीखो क्या होता है। तो एरिया ऑफ जो पॉलीगन है दैट इज इक्वल टू, लिखेंगे कैसे, 1/2, और ऐसे हम दो वर्टिकल लाइन लिखेंगे पहले ऐसे, और आप जिस पॉइंट से शुरू करोगे वहीं पे जाकर के खत्म करेगा, मतलब हम याद रखेंगे जहां से शुरू वहीं पे खत्म। और अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना मूवमेंट, तो ये वैल्यू हमारा एरिया का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज मिलेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ऐसे तो हम मॉड लगा के रखते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपने मान लो यहाँ पे अपने x1 by1 से शुरू किया, तो यहाँ पे x1 by1 कंटिन्यूस में सारे पॉइंट लिख दो पहले, x3 y3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कहाँ जाएगा xn yn। क्या बोला था मैंने, जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म, यानी शुरू कहाँ से हुआ था बेटा, x1 y1 से, तो यहाँ पे हम x1 y1 भी लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है कि 1/2 तो सर बाहर ले लो सर। अब यहाँ पे दाएं बाएं करेंगे, मतलब ये सारे वैल्यू को हम पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे ऐसे एक साथ। एक यहाँ पे ब्रैकेट ले लेना, ये हो जाए कितना, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस डॉट 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 प्लस xn y1। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, माइनस में नीचे से ऊपर वाला माइनस करते हैं हम लोग ऐसे करके, यहाँ ऐसे चला जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा क्या, x2 y1 प्लस x3 y2, ऐसे हो के जितने भी वैल्यू आएंगे x1 yn तक सबको हम माइनस करेंगे, साथ में मॉड डाल लीजिएगा ताकि वैल्यू हमारा पॉजिटिव रहे। तो दिस इज द फॉर द मॉडुलस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट द एरिया, एरिया ऑफ अ पॉलीगन। होपफुली आप सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो ये सब आपको करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, आगे तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन दे सकते हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ रखे ऑलरेडी। जैसे मान लो हमारे पास ये 3 पॉइंट है, ए हो गया x1 y1, बी हो गया x2 y2, और सी हो गया आपका x3 y3। तो फर्स्ट तो हम जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाए, तो दिस इज द मेथड 1 जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस इज द मेथड नंबर 1 जिससे हम दिखा सकते हैं
कि हाँ सर एक कोलिनियर है। दूसरा चीज, तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन में तो ट्रायंगल तो फॉर्म हो रहा है, होगा ही नहीं, बट अगर मैं जबरदस्ती बोलूँ कि ABC ट्रायंगल बन गया तो इसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे अगर जो मैंने पीछे भी सिखाया हूँ वो हम रूल लगा सकते हैं। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 डालोगे तो हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 डालोगे तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 एंड दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। मॉड भी डाल लेना क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है। तीसरा ना हम स्लोप का भी यूज कर सकते हैं, क्या कि स्लोप ऑफ जो ए बी होगा, क्योंकि सेम ही लाइन है ना, मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, चाहो तो लिख लो। तो स्लोप वाला भी कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल मेथड 2 हो गया, ये हमारे पास मेथड 3 हो गया। तो तीन तीन मेथड से हम बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये सब बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आते हैं सीधा सीधा अपना स्लोप के ऊपर। लाइन में थोड़ा हम इंटर कर रहे हैं अभी, तो हम आते हैं स्लोप के ऊपर। स्लोप क्या होता है, तो देखिए अगर हमारे पास ये है एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो क्या होता है कि स्लोप इज नथिंग बट टेंजेंट वैल्यू ऑफ दिस द, यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लें, हटा दें इसको, इरेजर से इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कहाँ चला गया, यस। तो स्लोप क्या होता है, जैसे द टेंजेंट वैल्यू, टेन का वैल्यू है ना, टेंजेंट वैल्यू ऑफ एंगल formed between the line and positive direction of x-axis, positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, anti-clockwise डायरेक्शन। क्या क्या बोल दिया हमने, जैसे इस सूत्र बन गया, यहाँ बनाता हूँ। जैसे हमारे पास दिस इज द एक्स डैश एंड एक्स, तो अगर हमने कोई भी लाइन ऐसे उठाया तो इस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में जो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा, तो इस एंगल का जो टेन थीटा का वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, स्लोप, या उसी को हम आगे एम से दिखाएंगे इस पूरे मैथ्स में, इधर एम से, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्लोप का डेफिनेशन। अब देखिए अगर हमारे पास कहीं पे 2 पॉइंट दे दे तो उससे हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो स्लोप यूजिंग 2 पॉइंट, स्लोप एम यूजिंग 2 पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे और यहाँ पे, ये पॉइंट मान लो आपका x1 y1 है और ये पॉइंट आप मान लो आपका x2 y2 है। तो जब 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप सिंपली क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये हम अपना ध्यान में रखेंगे। कुछ कुछ बातें और देखते चलते हैं। जैसे अगर हमारे पास x एक्सिस है, x डैश है, ये हमारा y एक्सिस है या y डैश है, तो जो x एक्सिस का जो स्लोप का वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज 0, एंड जो y का जो स्लोप होता है दैट इज अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा सर, जैसे अगर मैंने बोला कि हमारा स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा y बाई डेल्टा दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ जो थीटा का जो रेंज होता है दैट इज बिटवीन 0 टू पाई। पर ध्यान रखना जो स्लोप का रेंज होगा दैट इज स्लोप जो होगा वो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू, क्योंकि टेन का वैल्यू है ना, तो टेन का रेंज क्या होता है, आर होता है। तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी जाते रहेगा। ठीक है जी। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटरसेप्ट के बारे में। तो अगर हमारे पास कोई भी ए एक्स एक्सिस है, ए वाई है, कोई ऐसे लाइन हमने बना दिया, तो
इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे कट किया है। तो ये इसका हो गया एक्स इंटरसेप्ट जो कि नेगेटिव है यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट दैट इज नेगेटिव। ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे इस केस में क्या अपने पास ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का। जैसे द इंटरसेप्ट के बारे में था, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ठीक है। और बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन, पहला हमारे पास क्या है, फर्स्ट में दिया है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मान लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा है, मान लीजिए ऐसे, दिस इज द आवर लाइन। ये हमारे पास कोई लाइन है, ये इसका x एक्सिस है, इधर में इसका y एक्सिस है, इसका स्लोप मान लीजिए m है ना। और ये जो इंटरसेप्ट है दैट इज गिवन टू अस c मान लेते हैं, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0, क्या हो गया, c हो गया। देखिए ध्यान से, किसी भी लाइन का या किसी भी कर्व का इक्वेशन लिखने का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक जनरल पॉइंट मान के हम एक कंडीशन बना दें। तो जो कंडीशन निकल के आता है मैथमेटिकल इक्वेशन या कंडीशन, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि चूंकि इसके ऊपर देखो दो पॉइंट, एक पॉइंट हमने एक्स कोमा वाई मान लिया और एक पॉइंट एक गिवन है क्वेश्चन में कि ये पॉइंट अपना 0, c आ रहा है। तो जो स्लोप का वैल्यू हो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट दैट इज y माइनस c डिवाइडेड बाय x माइनस 0, यही तो होगा ना अगर दो पॉइंट में मैं स्लोप निकालूं तो देखो तो यहाँ से y माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया, mx हो गया, या y का वैल्यू क्या हो गया अपने पास, mx प्लस सी हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दिस फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे इंटरसेप्ट किसका मिला है हमारे पास, दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस का दिया गया है। सिमिलरली अगर x एक्सिस का इंटरसेप्ट हो तब बना सकते हैं क्या, हाँ, अगर हमारे पास कंसेप्ट मालूम है तो उसका भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए, इफ x इंटरसेप्ट गिवन, x इंटरसेप्ट एंड स्लोप गिवन, तो मान लेते हैं इसका x इंटरसेप्ट लेटर सपोज b है ना, b मान लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है, लेटर सपोज कि सर हमारे पास कोई लाइन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, इसका तो सर स्लोप जो है सर वो m ही है, बट जो इंटरसेप्ट है ना यहाँ पे, ये इस बार दिया है b, यहाँ पे y का ना देके हमारे पास x का दिया हुआ है, दैट लेटर सपोज टू बी b है सर, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया ना, इसका क्या आ गया b, 0, बाकी सब सेम ही रहेगा। इसको पे एक पॉइंट मान लो आप, जनरल पॉइंट x, y। तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y माइनस 0 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से अपने पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा x माइनस बी होगा, है ना, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो m इंटू एक्स माइनस बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास ध्यान रखना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन x इंटरसेप्ट गिवन, x इंटरसेप्ट गिवन, है ना। जब x इंटरसेप्ट गिवन हो तब हम उसको इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ कुछ और बातें करते चलते हैं। वर्टिकल लाइन और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो कोई भी लाइन हमारे पास वर्टिकल लाइन है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसका देखते हैं डायग्राम कुछ कैसा आएगा, ए एक्स हो गया या वाई हो गया, तो कुछ ऐसा आएगा लाइन हमारे पास, दिस इज द लाइन में भी लाइक दिस, है ना, यही हमारे पास लाइन आएगा वर्टिकल वाले केस में, दिस इज द लाइन। तो इसके ऊपर क्या होगा कि x का वैल्यू सेम रहेगा, कहीं भी जाएगा ना तो x का वैल्यू फिक्स होगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कांस्टेंट,
तो एनी वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू होगा कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट पैरेलल लाइन का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो होपफुली ये सब तो आपको याद है, इसलिए फटाफट हम आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ कुछ बातें और देखते चलिए। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसमें क्या होगा रिलेशन, कि दोनों का स्लोप सेम होगा। अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो अगर लाइन पैरेलल होने से m1 मस्ट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, m1 मस्ट बी इज इक्वल टू m2। सेकेंड, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो एक लाइन मान लो ऐसे और एक लाइन अपने पास हो गया ऐसे, ऐसे दोनों 90 डिग्री हो गया। तो इसका स्लोप मान लेते हैं m2 और इसका स्लोप मान लेते हैं m1। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना, तो उसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो वैल्यू -1 के बराबर होगा। तो जब उसका स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ सर, जो दोनों का दोनों लाइन है दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि उसका स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन द 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले बात कर लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है सर, सिंपल है। जैसे हमारे पास ये हो गया, इधर मान लेते हैं x एक्सिस, इधर हो गया y एक्सिस, ये हमारा पॉइंट है। इसके ऊपर आपको दो पॉइंट दे दिया, ये मान लो पॉइंट अपने पास x1, y1 हो गया, और एक कोई पॉइंट दे दिया आपको x2, y2। अच्छा सॉरी, एक तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप दिया है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आप चलो x पे मान लेते हैं हम, वेरिएबल पॉइंट, एंड इसका स्लोप मान लो, स्लोप आपको गिवन है, स्लोप आपको क्या गिवन है, m मान लेते हैं। तो फिर से वही चीज, क्या हमने पढ़ा कि जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, y माइनस y1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, x माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए, कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो ये हमारे पास इसका आ गया वैल्यू। दिस इज द इक्वेशन इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म लाइन इक्वेशन। इसमें क्या था अपने पास, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर दो पॉइंट दे देगा आपको, ए मान लीजिए x1, y1 की दे दिया, और ए आपको यहाँ पे x2, y2 दे दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर एक जनरल पॉइंट मान लेंगे, समथिंग x, y। तो होगा कुछ नहीं, सिंपल जो स्लोप है ना उसका वैल्यू हम जानते हैं कि हो जाता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें बस स्लोप पे जहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, y माइनस y1, स्लोप पे जहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा अपने पास x माइनस x1। सो ये हमारे पास आ गया किसका वैल्यू, दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाता है अपने पास, देखिए जैसे ये तो सिंपल ही हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा, दिस इज एक्स एंड यहाँ पे आ गया वाई। ये सर हमारे पास कोई लाइन है सर, इसका मान लीजिए कि है इसका एक्स इंटरसेप्ट सपोज टू बी ए गिवन है, ये वैल्यू कितना गिवन है ए, एंड इधर इसका है वाई इंटरसेप्ट जो कि बी गिवन है, ये आपके पास कितना गिवन है बी। इसको कोऑर्डिनेट में ए मान लीजिए, इसको कोऑर्डिनेट में बी मान लीजिए, ये हो गया पॉइंट के फॉर्म में 0, बी हो जाएगा आपका ए, 0। तो अगर सिंप्लीफाई करके देखें 2 पॉइंट फॉर्म जैसा ही हो गया, तो हो जाएगा y माइनस y1 तो 0 इज इक्वल टू y2 b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस ए हो जाएगा, ये स्लोप हो गया, इंटू x माइनस एक्स यानी कि x माइनस ए हो जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा कितना माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स और ये हो जाएगा माइनस ए बी। सबको एक तरफ करते हैं एक्स वाई वाले को, इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना देखिए बी एक्स प्लस ए वाई और यहाँ की इधर प्लस हो जाएगा ए बी, डिवाइड कर दीजिए बाई ए बी, डिवाइड बाई ए बी। अगर ए बी से पूरे को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म का इसका इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। एक होता है इसका और क्या, नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई, तो ये आपका लाइन है, बट जो इन्फॉर्मेशन रहेगा ना वो ओरिजिन से आप लाइन के ऊपर 90 डिग्री डालिए, ये हमारा 90 डिग्री डाल दिया, मान लो ये हो गया अपने पास P, तो इसका लेंथ मान लो P दे दिया है और ये नॉर्मल जो है वो यहाँ से एंगल मान लो ओमेगा बना रहा है, तो इसका दोनों का हेल्प से हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ से जो इक्वेशन आता है दैट इज इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू P। P इज द नॉर्मल फ्रॉम द ऑरिजिन, द लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ऑरिजिन, यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ जाता है इसका। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारा ओमेगा है इसका रेंज हमारा 0 से लेकर के 2 पाई तक जाएगा, क्योंकि इस हमारा पूरा घूम सकता है ना ये चीज़, क्योंकि देखो ऐसे होकर के अगर नॉन लाइन यहाँ चला गया तो ये जो नाव जो एंगल है वो तो एंगल यहीं से मेजर करोगे तुम, तो ये हमारा ओमेगा यहाँ तक जाएगा घूम, है ना, ये लेंथ हमारा पी यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो आगे हम करते हैं नेक्स्ट और, ठीक है ना।